11:50 में आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया जाएगा। तो प्रक्षेपण से पहले ही हम लोग इसके बारे में मुख्य जानकारी को हासिल कर लेते हैं। और यह न सिर्फ भारत के लिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि चंद्रयान 3 के प्रथम पद चिन्ह को क्या नाम दिया गया है, शिव शक्ति, और चंद्रयान 2 के पद चिन्ह को तिरंगा पॉइंट। शिव शक्ति क्यों दिया गया है? शिव का मतलब क्या है? कल्याण, और शक्ति का मतलब कि सामर्थ्य मिलेगा हम लोगों को यहाँ से। तो ये भी जो अब क्यों मानव कल्याण, क्योंकि जो चंद्रमा का अध्ययन है जो हम लोगों ने आज किया कि किस तरीके से चेस्ट ने, लिप्स ने और APXS ने जो भी सूचनाएं दी हैं वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, अभी तो संपूर्ण मानव समुदाय के लिए वह लाभदायक होगा। उसी प्रकार से यह जो मिशन है आदित्य L1, यह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि संपूर्ण जगत के लिए, सूर्य की समझ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं आदित्य L1 के बारे में। आदित्य तो एक सूर्य का पर्यायवाची है, इसीलिए नाम क्या दिया गया है? आदित्य। आगे क्या है? L1, और यहाँ पर आप कुछ जानकारी देख रहे होंगे PSLV C57। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, और इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद फिर हम लोग चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो विषय क्या है? आदित्य L1। आदित्य L1 ठीक। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को हमें देख लेना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पेपर में भी आएगा, मेंस में भी आएगा और प्रीलिम्स में भी हो सकता है कि परिभाषा से कुछ प्रश्न बन जाएं। तो आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन हेतु वेधशाला श्रेणी में अंतरिक्ष में स्थापित प्रथम सोलर मिशन है। तो क्या है आदित्य? एक पहला ऑब्जर्वेटरी बेस्ड, स्पेस बेस्ड इसरो का सन स्टडी के लिए मिशन है। ध्यान रखना है, इसमें जो भी ऑब्जर्वेटरी, ये जो आदित्य L1 है उसको क्या कहा जाएगा? ऑब्जर्वेटरी कहा जाएगा, वेधशाला कहा जाएगा। और ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अंतरिक्ष में स्थापित किया जा रहा है। और अंतरिक्ष में कहाँ स्थापित किया जाएगा भी उसको हम लोग देखेंगे। और इसका मुख्य काम क्या है? तो सूर्य का अध्ययन करना, और यह भारत का पहला ऐसा मिशन है, समझ रहे हैं, जिसमें हम लोग अंतरिक्ष में जाकर सूर्य का अध्ययन करेंगे। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो अभी इतनी बातें हो गई। इसके अलावा जो दूसरी बात है हमें जो ध्यान रखनी है कि इसे L1 के प्रभामंडल कक्षा का मतलब क्या है? हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। अभी ये हेलो ऑर्बिट क्या है उसको देखते हैं, में स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? L1 के प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तीसरी बात है कि इसके लिए हमें प्रक्षेपण यान,
प्रक्षेपण यान, एक प्रक्षेपण यान का भी प्रयोग करना पड़ेगा। प्रक्षेपण यान वह गाड़ी है जो नीति भार को लेकर जाती है। तो प्रक्षेपण यान क्या है तो बच्चों PSLV C56 और यह PSLV का XL संस्करण है, एक्स्ट्रा लार्ज संस्करण है। ठीक है, 57 है, क्या है 57 है और कौन सा संस्करण है तो XL। इसमें भी कई संस्करण आते हैं, जेनरिक आता है, XL आता है। ठीक, आगे प्रक्षेपण स्थान, आगे क्या देखें तो हम लोग प्रक्षेपण स्थान, प्रक्षेपण स्थान क्या है तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर या इसे श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज भी कहते हैं। ठीक, और यह कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब देख लेते हैं प्रक्षेपण तिथि के, प्रीलिम्स की दृष्टि से ये सारे तथ्य हैं। प्रक्षेपण तिथि, प्रक्षेपण तिथि क्या है तो 2 सितंबर 11:50 में। ठीक, ये क्या हो गया प्रक्षेपण तिथि। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब आइए, अब इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है इस पूरे मिशन का, तो मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखेंगे। मैं पहले यहाँ पर कुछ बातें बताता हूँ, फिर उसको स्लाइड्स के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। इसका जो मुख्य काम है बच्चों, अच्छा इसमें कुछ तथ्य और हैं। इसमें टोटल 7 पेलोड हैं। कितने नीति भार है तो 7 हैं। टोटल कितने पेलोड लगे हुए हैं 7। धीरे धीरे पेलोड्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, एक ही दिन करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक, तो 7 नीति भार हैं। इसमें जो 4 नीति भार हैं वो सीधे सूरज को देखते रहेंगे। तो 4 नीति भार सूर्य का प्रेक्षण करेंगे, 7 में से सूरज को देखते रहेंगे। और जो 3 नीति भार हैं, 7 में से जो 3 नीति भार हैं उनका काम है सौर पवन या फिर कण का इन सीटू या फिर स्वस्थानीय अध्ययन करना, स्वस्थानीय अध्ययन करना। ठीक, तो इसमें कितने पेलोड है टोटल 7 है, 7 है। 4 का काम क्या है सूरज को देखते रहना और जो भी वहां सोलर एक्टिविटी हो रही है उसको अवलोकन करना। और 3 का काम क्या है, जो भी सोलर पार्टिकल आकर टकराएंगे उनको डिटेक्ट करना और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। समझ गए क्या? अभी और समझ में आएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है ये बड़ा समझना जरूरी है, और उद्देश्य तभी समझ में आ सकती है जब थोड़ा सा हम लोगों को स्टार और सन के बारे में जानकारी हो। जब भी हम सन के बारे में बताते हैं, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको यह आसानी से समझ में आएगी, लेकिन अभी जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको कंफ्यूजन होना जायज है। जब पढ़ाते हैं बच्चे इसको मजाक में लेते हैं कि इस स्तर का क्यों, भाई जो पढ़े होते आज यहाँ काम आ जाती। और कहीं ना कहीं से प्रश्न आते ही रहते हैं, भाई सूरज हमारा सबसे निकटतम तारा है, पृथ्वी से अगर सबसे कोई निकट तारा है तो वो कौन है? सूरज है। सूरज के अध्ययन करने से हमें इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों का कार्य प्रणाली, सूरज का जन्म कब हुआ, आज हमारे सूरज की आयु 4.5 अरब वर्ष हो चुकी है, ये लगभग 5 अरब वर्ष तक और जीवित रहेगा। तो ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इन सब की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? अध्ययन करने से मिलेगी। तो इसीलिए सूरज के बारे में जानना हमें क्या रहता है? जरूरी हो जाता है। तो आज तो हम लोग केवल सूरज के स्ट्रक्चर को देखेंगे थोड़ा संक्षिप्त में, और डिटेल कभी हम लोग बात करेंगे सन के ऊपर, क्या उसका रोटेशन पीरियड है, क्या उसका रिवॉल्यूशन पीरियड है, वो भी तो गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसका रेडियस कितना है, समझ रहे हैं? क्या सन का एटमॉस्फेयर है, क्या सन के पास सरफेस है, क्या सन का अपना कोई मून भी है क्या, ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेगी। यूपीएससी में प्रश्न आया गया था, सूरज के आयतन को भरने के लिए कितने पृथ्वी लगेंगे? समझ रहे हैं?
ये भी हम पढ़ाए हैं जब सन को पढ़ाते हैं एस्ट्रोनॉमी में। ठीक, तो उसी तरीके से कितना उसका वेट है, कितना सन का रेडियस है, कैसे जानेंगे भी आप ये कितना आयतन भरेगा? तो सन का रेडियस मालूम होना, फिर पृथ्वी का रेडियस मालूम होना, तो फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बात समझ में आ रही है कि अध्ययन करना कितना जरूरी है। ठीक, और इससे भारत को उपलब्धि होगा। एक बात यहाँ और आप देख पा रहे होंगे कि अब इसरो धीरे धीरे रिसर्च की तरफ बढ़ रहा है। पहले यूटिलिटी सैटेलाइट ज्यादा प्रक्षेपित करता था, संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, लेकिन अब क्या देख रहे हैं आप? रिसर्च की तरफ। और वही काम इसरो का होना भी चाहिए आदर्श रूप में। ये छोटे छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण अब निजी हाथ में आना चाहिए, या निजी जो भी कंपनी है उनकी सहायता से। तो अभी आप देखें कि जो मून चंद्रयान 3 है वो भी क्या है? ये अनुसंधान प्रोजेक्ट है। और आदित्य L1 भी क्या है? ये अनुसंधान प्रोजेक्ट है। तो इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले इसका उद्देश्य है सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करना। सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करना। जितने जगह पढ़ोगे अलग अलग उद्देश्य मिलेंगे, कंफ्यूज होगे, लेकिन स्पष्ट होना, अपने दिमाग में क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है? सन के एटमॉस्फेयर की स्टडी करना। अब वायुमंडल सन का क्या है? सन के वायुमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो सन के वायुमंडल में है फोटोस्फीयर, इसको सन सरफेस भी कहते हैं कभी कभी, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। और क्या है? कोरोना। तो अगर पेपर में ये दोनों बातें आ सकती हैं कि आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? वायुमंडल का अध्ययन करना। या फिर दूसरे शब्दों में क्या लिखा आ सकता है? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना। ये अभी क्या है इसको हम बताते हैं। ठीक, दूसरा उद्देश्य क्या है? ये जो कोरोना है यह इस सौर मंडल के सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है। वन ऑफ द ग्रेट मिस्ट्री में शामिल है यह। कौन? तो कोरोना। कैसे है उसको आगे देखेंगे। और कोरोना में कुछ एक्टिविटी होती है, उसको कहते हैं कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास एजेक्शन, कोरोनल मास एजेक्शन, सोलर फ्लेयर, इनका स्टडी करना। ये जो भी इंसिडेंट होते हैं, और यहां जोड़ लीजिएगा अदर एक्सप्लोजन ऑन सन एटमॉस्फियर। इतनी बातें समझ में आई क्या बच्चों? इतनी बातें समझ में आई कि पहला क्या है? वायुमंडल का अध्ययन करना। और ये सारी एक्टिविटी कहाँ होती है? हाँ, कोरोना में वायुमंडल में ही होती है। कोरोना क्या है? देखिए, फोटोस्फीयर एकदम, देखिए सन में कोई सरफेस नहीं है, कोई हार्ड सरफेस नहीं मिलेगा। अगर मैं ये जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? सन है। अगर तो जैसे मैं यहाँ छोड़ दूंगा ना फोटोस्फीयर में, आप सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे? कोर में। कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, क्योंकि वो तो हाइड्रोजन से, गैस से बनी हुई है ना, तो कोई सॉलिड सरफेस वहां नहीं है। तो ऐसी कोई लाइन खींचना भी कठिन है कि जहां से वायुमंडल, आमतौर पर कहां से मान लिया जाता है? फोटोस्फीयर से। तो फोटोस्फीयर लोअर एटमॉस्फेयर है, और क्रोमोस्फीयर मिडिल एटमॉस्फेयर है, और कोरोना आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर है। सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। समझ रहे हैं? आउटर मोस्ट लेयर है। कोरोना का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन एटमॉस्फेयर। इतनी बात स्पष्ट है? ठीक। और एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी घटना होती है? कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास एजेक्शन, और सोलर फ्लेयर और अदर एक्सप्लोजन। ठीक, इतनी बातें स्पष्ट हुई। तीसरा जो उद्देश्य है
वो है सोलर विंड का। तीसरा उद्देश्य किसका है बच्चों? सोलर विंड का। सोलर विंड की स्टडी करना। ठीक, अब सोलर विंड में क्या क्या होते हैं? सोलर विंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, या फिर प्रोटॉन को ही H+ लिख सकते हैं। ठीक, और सोलर विंड जब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चलेंगे, तो अभी इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज है। जब चार्ज चलने लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या प्रोड्यूस, तो ये किसका स्टडी करेगा? तो हमारे सौर मंडल में हर जगह सौर पवन होता है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसका एक काम और भी है कि स्पेस वेदर का अध्ययन करना। स्पेस वेदर, वेदर में क्या रहता है? टेम्परेचर रहती है। स्पेस वेदर में दो चीजें हैं, एक क्या है तो सोलर विंड, और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, सोलर मंडल में हर जगह पर क्या है तो सोलर विंड है, और हर जगह पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। जहां जहां सोलर विंड जाएगी वहां वहां क्या जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। ठीक, तो ये इसके क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। इसके तो आदित्य L1 के। अब आइए जरा इसको स्लाइड्स के माध्यम से करके हम लोग समझते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये क्या है? हमारा आदित्य L1 है, और इसमें 7 पेलोड, पापा है, VLC है, सूट है, स्टेप्स है। ठीक, तो ये पेलोड्स को धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे। तो यही जाकर स्थापित होने वाला है। ठीक, यही क्या है? आदित्य L1 है। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा PSLV है, और ये अंदर क्या रखा हुआ है? आदित्य L1। समझ रहे हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं, और ये स्थान क्या है ये देख रहे हैं, ध्यान रखेंगे। हाँ, पुलिकट झील के पास, बार बार देखना है, ये लोकेशन चर्चा में आ गई है। पुलिकट झील पूछे जा सकता है पेपर में। ठीक, तो ये क्या देख रहे हैं? पुलिकट झील है, और यहीं पर ये देख रहे हैं, ये एक प्रकार का क्या बना हुआ है? सैंड बार बना हुआ है ये, और बैरियर आइलैंड बनी हुई है। क्या है? बैरियर आइलैंड। और यही क्या है तो श्री हरिकोटा, और यहीं पर क्या है तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां से यह प्रक्षेपित किया जाएगा। समझ गए लोकेशन कहाँ है? स्थान पढ़े थे, किस स्थान से इसका लॉन्च किया जाएगा इसको। ठीक, इतनी बात स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं, तो PSLV के बारे में जानते हैं। PSLV के बारे में पहले भी हम लोग पढ़े हैं। ये कितने स्टेज पर काम करता है तो 4 स्टेज पर। पहला स्टेज क्या रहता है? सॉलिड स्टेज, और यहाँ पर क्या रहता है? HTPB, बोलिए। हाँ, फुल फॉर्म हाइड्रोक्सिल पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक, और ये क्या है? लिक्विड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन जी, और साथ में डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक, फिर तीसरा फिर से क्या हो जाएगा? सॉलिड स्टेट। चौथा फिर से क्या होता है? लिक्विड स्टेज होता है। इसमें क्या है? MMH। ठीक, मोनोमिथाइल हाइड्रोजन, ये भी एक प्रकार का हाँ, ठीक, और ये क्या है? MON3 मिक्स्ड ऑफ नाइट्रोजन, ये भी क्या है? N2O4 ही है। ठीक, तो PSLV कितने स्टेज पर काम करता है? 4 स्टेज पर। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा सॉलिड, चौथा लिक्विड है। तो इसको भी ध्यान में रखना, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि ये हेलो ऑर्बिट का मतलब क्या है और यह कहां पर होगा। ठीक, तो थोड़ा इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा जानते हैं, किसको मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप भी बनाइए फिर चित्र में, क्योंकि वहां दिखाऊंगा फिर आप लोग बनाएंगे नहीं। ठीक, तो सबसे पहले समझिए कि यह क्या है? सन है। यह क्या है तो सन है मान लीजिए। ठीक, और अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बना लिए? ये ब्लू में बना लिए। ठीक, अब सन से अर्थ की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है तो 15 करोड़ किलोमीटर, और ये कितनी हो जाएगी? 15 × 10⁻⁷। ठीक, अब इस दो पिंडीय ग्रेविटेशनल सिस्टम में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर इन दोनों पिंडों द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है।
समझ रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ बिंदु को पहले से ज्ञात कर लिया गया है। ठीक, तो ऐसे ही एक बिंदु है यहाँ पर L1, ऐसे ही एक बिंदु कहां पर है L1। ठीक, ये क्या है L1, और इधर में क्या है तो L2, इधर में क्या है L2, इधर में क्या है L3। ध्यान रखेंगे, पूछेगा पेपर में। अब ये जो लग्रांजी पॉइंट, इन सबको क्या कहते हैं, लग्रांजी पॉइंट कहते हैं, लैग्रेंज पॉइंट भी कहते हैं, जैसा बोलना चाहे। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब ये जो अर्थ है ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, देख रहे हो। ठीक, ऐसे क्या लगा रहा है, चक्कर। अब यहां से 60 डिग्री पर, यहां से 60 डिग्री पर और यहां से 60 डिग्री पर, ये होगा L4 और ये क्या होगा L5। ठीक, तो हेडिंग देंगे लग्रांज। हाँ, उसको समझा रहे हैं कि किस प्लेन में होगा। पहले तो लिख लीजिए लग्रांजी जो पॉइंट है, बिंदु का मतलब क्या है कि दो पिंडीय गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में लग्रांजी वे बिंदु होते हैं जहां कोई पिंड अपने या अपनी सापेक्ष स्थिति को बनाए रखती है, अपने सापेक्ष स्थिति को बनाए रखती है, अपने सापेक्ष स्थिति को बनाए रखती है अगर पूछा जाए। और कितने हैं तो ऐसे 5 हैं। ठीक, अब जरा देखिए कि ये जो L1 है, अगर मैं यहाँ कोई चीज रखूं ना, इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई चीज रखूं ना तो इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, सन, और कौन अट्रैक्ट करेगा, अर्थ। तो दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस, तो वो यहीं पर रहेगा। इससे क्या होता है, अब लग्रांजी बिंदु से क्या लाभ होते हैं कि कम ईंधन की खपत होती है, कम ईंधन की खपत होती है। तो इसको ध्यान से रखें, ये डेफिनेशन को लिखें, पेपर में मेंस में पूछा जा सकता है। ठीक, अब जरा देखें ध्यान से थोड़ा सा इसको, तो अब मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये बिंदु कहां कहां पर है और कैसे हैं। ठीक, लिख लीजिए क्या, देखिए, हाँ लिख लीजिए पहले। चीजें स्पष्ट हो रही हैं, जो बातें नहीं समझ में आएंगी पूछना है, लेकिन स्पष्ट की बिना स्पष्ट के आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बात में वही चीज हमें क्या देती हैं, तकलीफ। हो गई। अब देखिए, ये जो व्हाइट वाला रिमोट है, इसे हम क्या मान ले, सन, हम इसे क्या मान लें, सन। ये पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक, और इसको, इस प्लेन को जैसे ये चक्कर लगा रहा है, इस प्लेन को क्या मान लेते हैं, ऑर्बिटल प्लेन मान लेते हैं। ठीक, तो ये जो L4 है यहाँ पर, समझ रहे हैं, L4 कहां पर, यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा, L3 आ जाएगा, और ये L5, समझ रहे हैं, और L1 कहाँ है, इन दोनों के बीच में, और L2 कहाँ है, इधर। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ में आया क्या। अब जैसा देखिए सन हो गया, तो ये बिंदु कहाँ है, जहां जिस प्लेन में अर्थ चक्कर लगा रहा है वहां ये पॉइंट्स हैं। ठीक, ये जो कहाँ है तो लिख लीजिएगा, पृथ्वी के कक्षीय तल में ये बिंदु स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, पृथ्वी के कक्षीय तल। तो देखिए ये बात, ये क्या है, पृथ्वी का कक्षीय तल है, ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन जरा देखें, समझ रहे, समझें, ये पृथ्वी का क्या है, ऑर्बिटल प्लेन है, तो इसी में होना चाहिए, इसी प्लेन में कोई ये पॉइंट होने चाहिए। ठीक, अब L1 और L4, 5 और 3 तो उसके ऑर्बिट में ही है, जरा देखिए। तो ये यहां पर से शुरू किया तो ये इधर क्या आ जाएगा, L4, यहाँ पर L3, यहाँ पर L5,
L5 और यहाँ पर बीच में L3, इधर क्या, हाँ ठीक, हाँ L2 आएगा। अब इतनी बातें कुछ समझ में आई क्या? अब यह जो दूरी है पृथ्वी से, ये ध्यान में रखना, सन और अर्थ के बीच में कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन L1 की कितनी? 15 लाख। ये ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स का प्रश्न है कि L1 की दूरी कितनी है अर्थ सरफेस से? तो 15 लाख है। कितनी है? 15 लाख। ठीक, अब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे इसको कि इस PSLV C57 में आदित्य L1 को छोड़ा जाएगा और ये L1 के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। L1 के चारों तरफ लिखा हुआ था L1 के प्रभामंडल कक्षा में, हेलो ऑर्बिट में। तो यानी मैं इसको मान लेता हूं सैटेलाइट पेन को, ये गया ऐसे, पहले तो कई ऑर्बिट्स लेगा ऐसे, ठीक, GTO में घूमेगा, फिर GTO के बाद वो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या है मान लो L1, तो ऐसे ऐसे L1 के चक्कर लगाता रहेगा। ठीक, जैसे जैसे पृथ्वी आगे जाएगी ये भी चलता जाएगा। समझ रहे हैं? अब बोलोगे सर L4 में पहुंच जाएगा, तो ये खिसकेगा तो L4 भी इधर की तरफ खिसकता जाएगा। समझ रहे हैं? अभी एक एनिमेशन दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ बातें समझ पाए क्या? तो यही देखिए, एक डायग्राम में यही दिखाया गया है कि ये कैसे है। इसको 3D में देखिए, यहां से गया, फिर इसके अब यहाँ उंगली घुसा नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। समझ रहे हैं? L1 के चारों तरफ, ना सूर्य के चारों तरफ, ना तो किसके चारों तरफ। इसीलिए 3D में देखोगे तो ये ऐसा दिखाई दे रहा होगा। कुछ कल्पना कर पा रहे हैं क्या? समझ रहे हैं? तो यही क्या है L1। इसी का मतलब क्या था? हेलो ऑर्बिट, और ये लिखा हुआ है 1.5 मिलियन किलोमीटर, यानी 15 लाख किलोमीटर। हाँ वही हेलो ऑर्बिट, बीच में कुछ नहीं, इसीलिए क्या कह रहे हैं? हेलो ऑर्बिट कह रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आदित्य L1 किसके चक्कर लगा रहा है? L1 के चक्कर लगाएगा, न तो पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, न तो सूर्य के चक्कर लगाएगा। समझ रहे हैं क्या इस बात को? ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, पॉइंट्स रिमूव कर रहे हैं। ये देखो, ये L2 पर है, किस पर है? तो L2 पर देखो, ऐसे घूम रहा है L2 पर। नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये L2 पर ऐसे, ये होता तो यहाँ L1 है। देख रहे हैं? इसीलिए कह रहा हूं, ये अर्थ से जाएगा और वो ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा। किसके? L1 के इर्द गिर्द। बातें समझ में आ गई? ठीक, ये कुछ 3D में इमेजिन कर पा रहे हैं। अब देखें तो बच्चों कि इतनी बातें समझ गए, और एक ही बार में अर्थ में नहीं जाएगा। अभी तक मैं सीरियल देख रहा था जिसमें हीरोइनी स्कूटर लेके सीधे कहाँ लैंड कर जाती हैं? चंद्रमा पर, एक सीरियल में। तो ऐसा संभव नहीं है कोई, बहुत ही। और ये भी देख रहे हैं कैसे, और 120 दिन में पहुंचेगा। लिखिए 120 दिन में पहुंचेगा। कहां पर?
L1 पर, L1 के चारों ओर 120 दिन में चार महीने हो जाएंगे, 4 मंथ या फिर स्लैश करके 120 दिन। हाँ, हो गई इतनी बातें। अब जरा देखिए, ये देखिए, ये एक डायग्राम है, ये क्या है अर्थ, ये क्या है L1। अभी हम लोग देखें तो कहां पे चक्कर लगा रहा था, L2 पर। ये क्या है L4 और ये क्या है L5, ठीक, और ये क्या है L3। अब जरा देखिए कि इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा और दूसरे तरीके से, ये देखिए L1, अब समझ में आया क्या? ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा, देखिए ये ऐसे गया, मेरी उंगली जाती अंदर तो फिर लौट कर ऐसे आता। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा अर्थ है और एक मून है, ठीक, और ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन है। अभी इसको जरा देखिए, अब प्रश्न उठता है L1 ही क्यों, L2 क्यों नहीं, L4 क्यों नहीं, L5 क्यों नहीं? L1 इसलिए क्योंकि L1 से वो लगातार हर क्षण सूर्य पर निगाहें बनाए रह सकेगा। अगर L2 में हो जाता तो संभव नहीं था। L2 में तब लाते हैं जो अभी आप देखे, वो अगर हमें स्पेस की स्टडी करनी है तो L2 में इधर देखते रहो, इसीलिए वो स्पेस की थी, वो जेम्स वेब टेलीस्कोप था, JW लिखा हुआ था, समझ रहे हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST लिखा हुआ था। तो उसका काम क्या है, स्पेस का, इसीलिए कहा तो L2 में। अगर सन का अध्ययन करना है तो L1 से अच्छा कोई नहीं। L3 में तो बहुत समय लग जाता, बहुत ही दूर है वो। L4 को जरा देखें, वहां से भी कभी न कभी हिंड्रेंस आ जाती, यहां से भी कोई ना कोई हिंड्रेंस। सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, L1 है, समझ गए, इसीलिए कहा गया है L1 पर। अभी यहां पर है, एक तो दूर भी है, ठीक, और ऊपर से अभी जब तीनों का संयोजन होगा, इन तीनों का जब भी संयोजन होगा, क्योंकि अभी इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर मून आता भी है तो ऊपर भी है, तो इतना दूर पर है। और जब भी अब 3 बॉडी सिस्टम है, उस 3 बॉडी सिस्टम के कारण ये चीजें कुछ न कुछ हिंड्रेंस हो सकती हैं। यहाँ से तो सीधे सीधे देखते रहेगा हमेशा, समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पर क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि अगर अर्थ से स्टडी करते सन की तो हमारे अर्थ के चारों तरफ हमारे अर्थ के चारों तरफ नेचर ने प्रोटेक्शन लेयर बनाया, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो अर्थ से सन की स्टडी करना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल हमारा एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट कर देता है, कंज्यूम कर लेता है। तो इसीलिए क्या लिखा गया है डेफिनेशन में, अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, स्पेस में लाया गया, और एक ऑब्जर्वेटरी है, अवलोकन करता रहेगा, समझ रहे हैं। अब जो 3 है, जो 4 पेलोड है, वो लगातार, अब समझ में आया क्या, सूरज को देखते रहेंगे, और 3 पेलोड जो सूरज से आते हैं ना मटेरियल, उनको डिटेक्ट करेंगे। समझ में आया क्या, सारी बातें समझ में आ रही जो लिखे थे? हाँ हाँ हाँ, तो वो नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही सिस्टम में रहेंगे। जैसे अभी देखे थे उसमें चंद्रयान में, उसी में की रोवर में ही क्या लगा हुआ है, लिप्स लगा हुआ है और APX लगा हुआ है, वैसे इसमें सारे पेलोड्स रहेंगे, सब इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग काम रहेगा। भाई जो लगातार सूर्य का अवलोकन करेंगे उनका फेस कहाँ की तरफ होना चाहिए, सन की तरफ, और जो भी पार्टिकल है उनके फेस को एडजस्ट फिर किया जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन कितने पेलोड हैं, 7 पेलोड हैं। 4 पेलोड का काम सन को देखते रहना है, और 3 पेलोड का काम सोलर विंड या पार्टिकल्स को डिटेक्ट करके उनके बारे में स्टडी करना है, ठीक। इतनी बातें हो गई, तो ये सारी बातें समझ में आ रही है ना। अब थोड़ा देखते हैं हम लोग किसको, तो सन सरफेस को देखते हैं। तो पहले सन सरफेस का मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे आप लोग, ठीक। तो इस तरीके से अगर डायग्राम बना लें तो जो सन का कोर है, अभी तो ये बात, हाँ क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि L1 बिंदु से लगातार सूरज का अवलोकन किया जा सकता है, लगातार बिना किसी बाधक के।
बिना किसी बाधक के निरंतर सूरज का अध्ययन किया जा सकता है। कोर वाला बताते रहते हैं बार बार कि सूरज के कोर में कौन सी रिएक्शन होती है, फ्यूजन की। अभी पेपर में आया था, महिला वाले में आया था, ठीक। तो एक कोर है, क्या है यह, कोर है। और कोर में क्या होता है कि हाइड्रोजन किस में बदलता रहता है। हाँ हाँ, अब प्रश्न उठता है व्हाट इज सन। सन इज नथिंग बट इट इज अ बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये क्या है, ये गैस का गोला है। कौन सा गैस है, तो बस कोई पूछे सन क्या है तो ये तारा है, और हर तारा में क्या रहता है, हाइड्रोजन भरा रहता है, समझ रहे हैं। और उसके कोर में क्या चलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन किसमें बदलते हैं, हीलियम में। कोर का जो तापमान रहता है बच्चों वो बहुत ज्यादा रहता है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 1.5 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, ठीक। इस कोर के बाद आता है रेडिएटिव जोन। क्या आएगा, रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन कोर के बाद क्या है, तो रेडिएटिव जोन है। इसका जो तापमान है 1.5 करोड़ से, ये जो देख रहे हैं आप, 1.5 करोड़ से इसका जो तापमान है वो 20 लाख तक आ जाता है, कम होकर कहां तक आ जाता है, 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक। रेडिएटिव जोन के बाद आ जाता है हमारा कन्वेक्टिव जोन। क्या आ जाएगा, कन्वेक्टिव जोन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कन्वेक्टिव जोन आ जाएगा। इसका तापमान 20 लाख से घटकर कितना हो जाता है, 5500 डिग्री सेल्सियस, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब हम लोग पहुंच चुके हैं फोटोस्फीयर पर, समझ रहे हैं। अब यही क्या हो जाता है, फोटोस्फीयर। हम लोगों को यहाँ पृथ्वी से क्या दिखता है, सन का फोटोस्फीयर। कभी प्रश्न में आता है कि पृथ्वी से कौन सा लेयर देखते हैं, सन का हम लोग फोटोस्फीयर देखते हैं, ठीक। फोटोस्फीयर आगे, फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ से एटमॉस्फेयर सन का शुरू, यहाँ से, हाँ, जो ये एकदम अपर लेयर है किसका, कन्वेक्टिव, जो उसी को क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। तो इसके बाद कन्वेक्टिव जोन के बाद थोड़ा सा यहाँ बहुत पतला सा क्या बना दीजिएगा, फोटोस्फीयर, क्या बना दीजिएगा, फोटोस्फीयर। और टेम्परेचर कितना रहेगा, 5500। इसके बाद अब यहाँ से ही फोटोस्फीयर भी किसका भाग है, एटमॉस्फेयर का भाग है। ये क्या शुरू हो गया, तो क्रोमोस्फीयर। क्या शुरू हो गया, क्रोमोस्फीयर हुआ। अब जो तापमान है 55 डिग्री से बढ़कर फिर क्या हो जाता है, तो 20,000 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और इस क्रोमोस्फीयर के बाद फिर क्या आता है, कोरोना आता है। कोरोना इज नथिंग बट इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन एटमॉस्फेयर। और ये बढ़कर 20,000 से कहाँ पहुंच जाता है, तो 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक। और यही मिस्ट्री है। मिस्ट्री क्या है कि मान लीजिए कहीं पर आग का अलाव जल रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक। आग का अलाव कहीं पर जल रहा है, जब ये जलकर कैसा हो गया है, लाल। कोई भी चीज हाई टेम्परेचर में क्या हो जाता है, लाल। गुस्से से आदमी क्या हो जाता है, लाल। और अग्नि कैसी रहती है, तो पीली नहीं रहती, ग्रीन रहती है। ये क्या जल रहा है, अलाव। अब मुझे बताइए सामान्य सोचकर, अगर ये मान लीजिए पांडुरंगा है, और अगर ये पांडुरंगा आग के करीब जाएगा तो पांडुरंगा को टेम्परेचर बढ़ा हुआ प्रतीत होगा कि कम हुआ, बढ़ा हुआ। और अगर अलाव से, तो तापमान, यहाँ जरा देखिए, यहाँ तक तो ठीक चला, कम हो रहा था, लेकिन अब इसके वायुमंडल की तापमान क्या होने लगती है, और इसको आज तक समझा नहीं गया है। इसीलिए फोकस कहाँ पर है, तो कोरोना पर। समझ रहे हैं, ठीक। तो इसको बना लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, डायग्राम से बता देते हैं, फिर बनाइएगा। ये है, ये जो देख रहे हैं आप, ये सन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सबसे पहले सबसे नीचे में क्या है, तो कोर देख रहे हैं,
एक कोर है एकदम केंद्र पर, फिर उसके बाद रेडिएटिव जोन है, फिर उसके बाद कन्वेक्टिव जोन है। और ये जो देख रहे हैं ये क्या हो गया, देखिए दिख रहा है क्या कि एक परत है जैसा संतरा का निकाल देते हैं, तो ये क्या है फोटोस्फीयर, फिर उसके ऊपर वाला क्रोमोस्फीयर, फिर उसका जो आउटर एटमॉस्फेयर है वो कोरोना। ठीक, तो ये क्या हो गए सन के लेयर हो गए। देख रहे हैं, आप में इतनी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए बच्चों, अगर आप 1 साल 2 साल हो गया तो, और होगा अगर करना चाहोगे तो सूरज के कोर से पृथ्वी के कोर तक आप पहुंच जाइए भाई। समझ रहे हैं बीच में क्या क्या है, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी पुख्ता हो रही है भूगोल की। अगर नहीं हो पा रहा है, चीजें मिस हो रही हैं, अगर ताप मंडल की जगह समताप मंडल आ रहा है और क्षोभ मंडल की जगह बाह्य मंडल आ रहा है, तो फिर स्थिति बड़ी भयानक है। समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको बनाइएगा, थोड़ा मैं समझा देता हूं, फिर इसमें 2 मिनट लगेंगे बनाने में। अब सोलर फ्लेयर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सोलर फ्लेयर। ठीक, तो ये क्या है, सन के कोरोना में और फोटोस्फीयर वायुमंडल में बहुत सारा एक्सप्लोजन होता रहता है, उसमें से एक एक्सप्लोजन को क्या कहते हैं, सोलर फ्लेयर। फ्लेयर सौर ज्वाला, क्या कहते हैं, सौर ज्वाला। और जब ये घटना घटती है, जब ये एक्सप्लोजन होता है, तो यहाँ से 2 चीजें निकलती हैं। एक तो फोटोन निकलता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, रोशनी के रूप में यहाँ आती है, और दूसरा यहाँ से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलेगा, वही क्या है, सोलर विंड। समझ रहे हैं, एक्सप्लोजन हुआ तो 2 चीजें, एक क्या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल गई फोटोन, और दूसरा क्या, चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलेगा और प्रोटॉन निकलेगा, यही तो सोलर विंड है ना। ठीक, ये जो देख रहे हैं आप, ये है कोरोनल मास एजेक्शन। इसमें भी बहुत सारा सन से मटेरियल बाहर की तरफ आता है और कोरोना से आता है। कोरोनल मास एजेक्शन, कोरोना से मास एजेक्ट हो रहा है, एजेक्ट का मतलब निष्कासन, निकलना, बाहर होना। समझ रहे हैं, तो ये आमतौर पर घटना फोटोस्फीयर पर होती है, और ये कहां पर होती है, तो कोरोना पर होती है। लेकिन अभी के लिए क्या होना कि दोनों तरीके, ये दोनों क्या है, एक्सप्लोजन है। कहां पर है, सन पर, एटमॉस्फेयर पर है। दोनों में अगर अंतर करने में परेशानी हो रही तो क्या कह दीजिए, गलत तो नहीं है, क्योंकि फोटोस्फीयर कोरोना दोनों किसके पार्ट है, एटमॉस्फेयर के पार्ट है। इतनी बात स्पष्ट। अब इसके एक्सप्लोजन से क्या होता है कि बहुत सारा मटेरियल बाहर निकलता है, और वही क्या है, सोलर विंड है। ठीक, वैसे कुछ ना कुछ तो लगातार आता ही रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन जब भी ये इंसिडेंट होते हैं, कभी ज्वाला निकली बड़ी तेज, कभी क्या निकली, कोरोनल मास इजेक्शन, तो वो जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाते। समझ रहे हैं, वैसे कुछ न कुछ तो लगातार सन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी न आए। लेकिन इन घटनाओं के कारण सोलर विंड का जो इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ जाती है। और सोलर विंड के इंपैक्ट को तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे जब क्लासरूम ऐसे था, तो उपग्रह को प्रभावित कर सकता है, बिजली लाइन को प्रभावित कर सकता है। तो यानी कि जब सोलर विंड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका इंपैक्ट भी अर्थ पर ज्यादा आएगा। कभी बड़ी भयानक एक्सप्लोजन हो सकती है, और बड़ी भयानक सोलर विंड आ रही है, पृथ्वी को पूरी तहस नहस कर दी। इसीलिए हम पर क्या करना होगा, नजर बनाए रखना होगा, स्टडी करना होगा। अब समझ में आ रही क्या बातें, समझ रहे हो ना, कि कभी इतनी बड़ी एक्टिविटी हो सकती है, सारी घटनाएं एक साथ हो सकती हैं, और इतनी ज्यादा भयानक हो सकती हैं कि बहुत सारा सोलर विंड, तूफान, भाई हवा तो चलती है लेकिन चक्रवात कितना खतरनाक, तो वैसे सोलर विंड तो चल रही है, लेकिन कभी सोलर विंड क्या हो जाए, बहुत भयानक, उसका असर कहाँ आएगा, पृथ्वी पर। हमारा संपूर्ण संचार तंत्र विफल हो जाएगा, टीवी चलना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन समाप्त हो जाएंगी, जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीजें सब सैटेलाइट टूट जाएंगे, संपर्क टूट जाएगा, खो जाएंगे, बोलो। और ये क्या है, तो सन स्पॉट,
ये क्या है? सन स्पॉट, सौर धब्बे, सौर दाग। दाग कहाँ नहीं लगता है? चुनरी में भी दाग लग जाता है, लागा चुनरी में दाग, तो सूरज में नहीं लगेगा क्या? लगेगा। और जब ये सन स्पॉट अपने मैक्सिमम पर होता है तब ये एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो थोड़ा इसको समझ लीजिए, थोड़ा इसको समझ लीजिए। हमारे सूरज में प्रश्न आ चुका है, हमारे सूरज में सोलर साइकिल चलता है। क्या चलता है? जो कितने वर्षों का रहता है? 11 वर्ष का रहता है। ठीक, इस सोलर साइकिल में एक बार क्या आता है? सोलर मिनिमा। पढ़े हैं गीतांजलि जी? आप शायद नहीं पढ़ी होंगी, पढ़ी है? हाँ हाँ, मैक्सिमा आ जाएगा तो। हाँ, सब महत्वपूर्ण चीजें इसीलिए बताते रहते हैं, देखिए आज काम आ रहा है कि नहीं। एक तो सोलर मिनिमा, सोलर मैक्सिमा। तो मान लीजिए कि यह एक वर्ष है, इसमें क्या है कि छोटे छोटे सोलर सन स्पॉट हैं। ठीक, तो बहुत कम है अभी, धीरे धीरे ये क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ठीक, और जब 11 साल आएगा तो ये क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा? सोलर मैक्सिमा, और ये क्या हो जाएगा? सोलर मिनिमा। फिर यहाँ से फिर ये सारे समाप्त हो जाएंगे, फिर यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा? मिनिमा। और ये सब फेस कितने में चलते रहते हैं? 11 से। और जितने ज्यादा सन स्पॉट होते हैं उतनी ही ज्यादा सोलर एक्टिविटी, यानी उतनी ही ज्यादा सोलर फ्लेयर, उतनी ही ज्यादा कोरोनल मास इजेक्शन। समझ रहे हैं इतनी बात को? सन स्पॉट हाई मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया होता है, और थोड़ा इसका अब देखो सन स्पॉट हमें कैसा दिख रहा है? काला, यानी यहां से कोई रेडिएशन हमारी आंखों तक, तभी कोई चीज हमें काला कब दिखा? कोई रोशनी आंखों तक नहीं आती है, ब्लैक बोलो। तो यहां से हर जगह से रेडिएशन आ रही है, फोटोन हमारी आंखों में पड़ रही है, तो वो चीज हमें दिखाई, लेकिन यहां से कोई चीज बाहर नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? आगे देखिए, ये क्या है? तो सोलर विंड। ये देखिए ऐसे ही आता है, अगर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता ना तो फिर सोलर विंड आकर सीधे पृथ्वी पर आता। तो ये पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सोलर विंड को डाइवर्ट कर देता है, लेकिन कुछ न कुछ तो फिर वही क्या है? हाँ हाँ, अरोरा बोरियालिस, अरोरा, जुड़ रहे सब चीजें? ठीक, जुड़ रही है ना? एक देखिए ऐसे ही, और ये कोरोनल मास इजेक्शन हुआ, निकला ऐसी लपटें पृथ्वी की तरफ आई और क्या हो गई? डाइवर्ट हो गई। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर दिया? डाइवर्ट कर दिया। समझ गए हैं? ठीक, तो ये किसके बारे में हुआ? आदित्य L1 के बारे में। चीजें समझ में आ गई क्या? तो इसका बहुत सरल सी बात है, क्या क्या हमें ध्यान में रखना है कि इसका मुख्य काम क्या है? तो सन एटमॉस्फेयर का अध्ययन करें। उसमें फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है और कोरोना है। और जो भी एटमॉस्फेयर में एक्टिविटी, जैसे फ्लेयर हो गया और कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोनल हीटिंग हो गई। कोरोनल हीटिंग वही बताए, ये जो मिस्ट्री है कि कोरोना ये हीट कैसे हो जाती है। समझ रहे हैं भाई? ये बड़ा ही अजीबोगरीब स्थिति है कि नहीं? कि कोर इसका अलाव क्या है? यहाँ पर कोर, आग कहाँ जल रही है? कोर में। ऊर्जा उत्पन्न यहाँ हो रही है, तो इससे दूर जाए तो तापमान में क्या आनी चाहिए? लेकिन यहाँ तक तो ठीक आता है फोटोस्फीयर तक, उसके बाद तापमान बढ़ने लगती है, जो नहीं होना चाहिए। तब इसके कारण को समझा जाएगा। तो समझ गए? ठीक, और कहाँ पर स्थापित हो रहा है? L1 में। अब देखिए पेपर में, अब तो ये तो आदित्य आएगा ही, ये जो आदित्य आएगा ही। अब बस अब आपको ये ध्यान में रखना है, कभी कभी पेपर में ये भी आ सकता है कि कौन सा L1 L3 ये कहाँ पर है। तो कैसे याद रखेंगे? अब आपका L1 आ गया समझ में कि L1 कहाँ है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो L2 उधर, L3 इधर, L4 4 5 नहीं बन पाएगा दिमाग। तो L1 एक दिमाग में बस गया। ठीक, तो ये ध्यान रखोगे कि जो L1 L2 और L3 सूर्य और पृथ्वी की लीनियर पोजीशन में ही है, जबकि L4 और L5 60 डिग्री के एंगल पर। ये भी हमसे पूछा जा सकता है। और यह जो आदित्य होएगा वह
L1 के चक्कर लगा रहा है। कई लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं, कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किसके चक्कर लगाएगा, कहाँ जाएगा। कई लोग को तो यही स्पष्ट नहीं होगा वो जाएगा कहाँ। जैसे मून में तो कुछ बातें स्पष्ट थी कि वो कहाँ जाने वाला है, हाँ, लेकिन इसमें ये नहीं मालूम है कहाँ के पास जाएगा। तो ये कहाँ पर रहेगा, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। कहाँ से, अर्थ के सरफेस से, और L1 के इर्द गिर्द यह चक्कर लगाएगा। ठीक, इसको बना लीजिए, स्ट्रक्चर तो काम आएगा आपके।